Okay, shall we start now? बंद कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत। वेल, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सप्लाई, और जितना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है उतना ही आसान भी। और आने वाले क्लासेस में हम लोग डिमांड और सप्लाई दोनों के कंसेप्ट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी जाकर और इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन अभी इस क्लास में आप सप्लाई के बारे में डिटेल में जानोगे कि सप्लाई क्या है, सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिर लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई कर्व क्या होती है, और लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, चेंज इन सप्लाई जिसमें मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सप्लाई कंसेप्ट पे जाने से पहले ये जाने कि यदि आप यहाँ पे एक माइंडसेट लें कि यू आर अ सेलर और यू आर अ प्रोड्यूसर, तो ये कंसेप्ट बेहद सरल हो जाएगा समझना आपके लिए, बेहद सरल। और यदि आप डिमांड एनालिसिस करो तो आप अपने आप को कंज्यूमर होने के नाते समझ रहे थे, आप वहाँ पे अपना बेंट ऑफ माइंड कंज्यूमर का लेकर चल रहे थे। यहाँ आप अपना बेंट ऑफ माइंड एक प्रोड्यूसर और एक सेलर का ले लो, देन ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। छोटी सी बात है कि आप यदि सेलर हो तो आप अपने प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस पे बेचना पसंद करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा पे? जवाब मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पे बेचना पसंद करें। रीज़न क्या है भैया? रीज़न ये है कि हर सेलर, हर प्रोड्यूसर अपना सेल वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना चाहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसलिए सेलर हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा प्राइस पे ही माल को बेचे। यदि सेलर को ये आसार हो जाए कि भविष्य में दाम गिरने वाले हैं और आज जो प्राइस है तो वो आज ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहेगा। यदि सेलर को ये एंटिसिपेट हो कि भविष्य में दाम बढ़ने वाले हैं तो वो अभी स्टॉक बना लेगा और वो गुड्स को बेचने के लिए रेडी नहीं होगा। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज समझें पहले कि सप्लाई का मतलब क्या है। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे और मेरे ख्याल से आपको लिखना भी चाहिए साथ साथ कि सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच अ सेलर, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक, सप्लाई स्टॉक का वो पार्ट है विच अ सेलर इज रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर मार्केट। यानी सप्लाई और स्टॉक में रिलेशनशिप हो गया। ये स्टॉक नहीं है तो सप्लाई नहीं है, लेकिन स्टॉक है तो सप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टॉक का वो पोर्शन जो सेलर रेडी है बेचने के लिए एक सर्टेन प्राइस में, एक सर्टेन गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक सर्टेन एरिया में या सर्टेन मार्केट में, देन इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, सप्लाई की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि यहाँ एक टाइम पीरियड भी दिया गया है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा एक फैक्टर आया था प्राइस, और पार्ट ऑफ स्टॉक था गिवन मार्केट भी कोई एक पर्टिकुलर जगह पे। आपके जहन में सवाल तुरंत आएगा कि भाई सप्लाई और स्टॉक में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है सप्लाई और स्टॉक में। सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, जबकि स्टॉक कंसेप्ट है, इट इज नॉट, ये स्टॉक कंसेप्ट है। ओके, it is a part of a stock, supply is a part of a stock, it is the total quantity, whereas the stock is the total quantity laying with the seller। वो total quantity जो आपके पास है, आप उसे बेचना चाहते हो या नहीं बेचना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आप उसे बेचना चाहते हो स्टॉक का पोर्शन, then it will be called supply। यदि आप बेचने के लिए रेडी ही नहीं हो, वो आपके पास ब्लॉक है, then it is stock। ओके, स्टॉक का कोई भी क्वांटिटी जो आप मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो, that is supply। Now we will discuss determinants of supply, various factors which determine the supply। सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्रोडक्ट का प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है?
हम वो लोग भी, हम उसे भी जज करेंगे कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, अगर वो इंक्रीज हो तो आपका सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, और यदि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस लो होती है तो सप्लाई भी लो होगी। यानी रिलेशनशिप जो यहाँ पे जज कर रहे हैं हम लोग, वो रिलेशनशिप यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सप्लाई में जो रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, वो रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है पॉजिटिव। अगेन, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी कहने का मतलब यहाँ पर है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो हमने डिमांड में देखा था रिलेटेड कमोडिटी में, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बट नेचुरल है कि यहाँ भी आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप जज करा जा रहा है, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बढ़ जाती है तो आपके गुड्स की जो सप्लाई है वो डिक्लाइन कर जाएगी, और यदि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लो हो जाए तो सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी समझने की जरूरत है, इस पॉइंट पे थोड़ी सी बात यहाँ पे समझने की जरूरत है। सपोज करें कि ये स्प्राइट बॉटल है, ओके, और इस स्प्राइट बॉटल की कीमत मान लिया जाए कि 80 रुपए है। इन द सेम सेंस हमने इसी की सप्लाई अभी जज करनी है, इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आई है, लेकिन इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट स्प्राइट का एक ड्यू है, दूसरा प्रोडक्ट, और ड्यू वालों ने अपना प्राइस लो कर दिया है। तो ये बात नेचुरल है कि हमारी प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में ज्यादा दिखेगी, क्योंकि हर सेलर और खुद मैं इसे ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा, और मार्केट से वो थ्रू आउट होगा, क्योंकि इस पे मार्जिन उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। नतीजा ये होगा कि कोई भी बायर तो डिमांड फेनोमेना देखेगा और वो लोअर प्राइस वाली कमोडिटी को खरीदना चाहेगा। नतीजा ये होगा कि मार्केट से उसकी शॉर्टेज होगी और ये कमोडिटी मार्केट में ज्यादा दिखेगी। क्यों दिखेगी ज्यादा? रीजन इसका ये है कि इसमें मार्जिन ज्यादा। हर वो सेलर है तो वो सप्लाई इसी का बाहर रखेगा, इसी को मार्केट में कंज्यूमर के सामने ज्यादा रखेगा। रीजन कि उसे पर बोतल अगर 2 रुपए मिल रहे हैं और उस पर 1.5 रुपए पर बोतल प्रॉफिट मार्जिन है अगर सेलर को, तो सेलर चाहेगा कि वो स्प्राइट बेचे, ना कि वो ड्यू बेचना चाहेगा। तो ये हमने देखना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई एम अ सेलर, नॉट आई एम अ बायर, कि प्राइस हाई होगा तो सप्लाई ज्यादा क्यों होगी। हम इसे ज्यादा क्वांटिटी में सजा के डिस्प्ले में रखें, ज्यादा बेचना चाहेंगे। कोई भी कंज्यूमर आए तो हम उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे दिस इज द बेस्ट, क्योंकि मार्जिन मेरे को इसमें 50 पैसे ज्यादा पर बोतल मिल रही है तो हम इसे ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। अगर ऑन द कंट्री उसकी प्राइस लो है तो जाहिर है कि मार्जिन पर बोतल कम है या परसेंटेज ऑफ मार्जिन कम है हमारा। तो डेफिनेट है कि वो प्रोडक्ट मार्केट से वैसे भी थ्रू आउट होगा और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। एक और फैक्टर है यहाँ पे कि यदि इसका प्राइस नहीं बढ़ा और उसने प्राइस कम किया है तो बहुत सारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस होंगी ही होंगी, बहुत सारे एक्सपेंस तो वही के वही रहेंगे, लेकिन मार्जिन में से ही वो प्राइस लो करा होगा। ओके, इन दैट सर्कमस्टांस उस कमोडिटी का सप्लाई लोअर प्राइस पे ज्यादा देना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसके मैन्युफैक्चरर को। लेकिन चूंकि हमने प्राइस लो नहीं करा है या हमने प्राइस रेज कर दिया है ऑन द कॉन्ट्रेरी, तो हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी क्योंकि हम मार्जिन ज्यादा दे रहे होंगे, हम कॉस्टिंग बढ़ाकर दे रहे होंगे। लोगों को, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा न सिर्फ मिल रहा होगा बल्कि उनको बेटर रेम्यूनरेशन भी मिल रहा होगा, क्योंकि हम ज्यादा प्राइस दे रहे हैं और हम प्राइस भी बढ़ा रखे हैं, तो हमने सप्लाई ज्यादा करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जिसने प्राइस नहीं बढ़ाया है उसकी वो सप्लाई देने की कैपेबिलिटी कम हो गई। रीजन इज दैट कि ये सप्लाई, जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस हाई होगी उसका सप्लाई ज्यादा होगा। अभी और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ इतना ही फैक्टर नहीं, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। आगे आइए देखते हैं। एक यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में दूसरी कमोडिटी थी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ भी वही बात है। मेरा जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है वो शूज, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट थोड़ी देर के लिए मान लो सॉक्स। अब सॉक्स 100 रुपए में बिक रहे थे, सॉक्स की कीमत जो है बढ़कर के 125 रुपए हो जाए, कीमत बढ़ गई, प्राइस हाई किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। शूज की कीमत ज्यों की त्यों है, तो शूज पे जो हमें प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था, अभी सॉक्स पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो बीइंग अ सेलर हमें जिसमें मार्जिन ज्यादा नजर आएगा हम उधर शिफ्ट करेंगे। हम सॉक्स की बिक्री बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम सॉक्स का शोरूम भी खोल सकते हैं, सॉक्स मार्केट में ज्यादा डिप्लॉयमेंट करना चाहेंगे क्योंकि मार्जिन हमें उसमें ज्यादा मिल रहा है, शूज में मार्जिन हमें कम मिल रहा है। शूज पूरे साल शूज बेच करके अगर 1 लाख कमाया जाता है और पूरे साल सॉक्स बेच करके अगर 1,25,000 कमाया जाता है, तो कोई भी सेलर है वो शूज ना बेच करके सॉक्स बेचना पसंद करेगा, क्योंकि उसे मार्जिन कमाना है, ना कि कोई कमोडिटी बेच करके एक डिग्निटी हासिल करनी है।
वो मार्जिन ज्यादा कमाना चाहता है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है, दैट इज वाई वो उसी कमोडिटी को डील करेगा, उसी कमोडिटी में डील करेगा, उसी कमोडिटी का व्यापार करेगा जिसमें उसको मार्जिन ज्यादा मिले। वेल हमने अभी अभी बात की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस चेंज की। व्हाट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज? हमने थोड़ी देर पहले बात की थी शुरू में ही कि यदि बीइंग अ सेलर हमें ये पता चले कि भविष्य में प्राइस बढ़ने वाली है तो हम क्यों अभी लोअर प्राइस पे सप्लाई ज्यादा कर देंगे। हमें पता चल जाए कि कल को कीमत बढ़ने वाली है किसी भी कमोडिटी की, आलू प्याज टमाटर कुछ भी, व्हाटएवर, गोल्ड, ज्वेलरीज, पेट्रोल, व्हाटएवर। अगर बीइंग अ सेलर मेरे को ये पता है कि कल को प्राइस बढ़ने वाली है तो क्या आज मैं ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा या फिर आज मैं कम से कम बेचने की कोशिश करूंगा? बट नेचुरली योर आंसर वुड बी कि कम से कम बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सप्लाई हम बढ़ाएंगे कब? जब कीमत बढ़ जाएगी तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे। इट्स बट नेचुरल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमें यह आसार नजर आए कि अगले 3 दिनों में 4 दिनों में प्राइस डिक्लाइन होने वाली है तो हम अभी ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो रिलेशनशिप हमने यहां तक जज किया है। यहां आप देखें टेक्नोलॉजी अगर फेवरेबल चेंज हो, प्रोडक्शन के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है अगर वो अपग्रेडेड है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, कैपेसिटी ज्यादा होगी, पर यूनिट हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, नतीजतन सप्लाई ज्यादा होगा। अगर हमने ऑर्थोडॉक्स टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हुई है और पुरातन तकनीक इस्तेमाल किया हुआ है तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो होगी, नतीजतन सप्लाई भी हमारा लो होगा। इट्स बट नेचुरल। अगेन गवर्नमेंट पॉलिसी, इफ देयर इज फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी then supply would increase, and if there is unfavorable government policy supply would reduce or restrict. इसे आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि आप रॉ मटेरियल जर्मनी से मंगा रहे थे उस पर अब ड्यूटीज बढ़ा दी जाएंगी या आप इंपोर्ट बैन कर दिया जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी लो या खत्म हो सकती है। इसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्रेरी यदि गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी बना रखी है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे कंट्री से अगर इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाएगी और तो और उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दी जाएगी, लोन भी प्रोवाइड करा जाएगा, वो भी 0 इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करा जाएगा और इस तरीके के ट्रेड और इंडस्ट्रीज को फ्लरिश कराना है देश में, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़वानी है देश में, तो जाहिर है कि गिवन प्राइस पे भी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगेन गोल ऑफ द फर्म का गोल कुछ हो सकता है। फर्म का गोल क्या हो सकता है? सपोज करिए कि हमने कोई एक मोबाइल फोन लॉन्च किया है। ओके, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स, मोबाइल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। हमने जो नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, फीचर्स बहुत सारे हैं, प्राइस जो हमने कंपीट करना है प्राइस में हमने लो रखा हुआ है और हमारा गोल ये है, लॉन्ग टर्म गोल है, Being a producer, I want to penetrate the market. प्राइस लो रखा है और सप्लाई भी ज्यादा देंगे, लॉस होगा मेरे को, बट ये लॉस हम सस्टेन करेंगे। कंज्यूमर को हम अपने प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट से बिल्कुल अट्रैक्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग रन में हम मुनाफा कमाना चाहते हैं। मेरा शॉर्ट रन गोल नहीं है, लॉन्ग रन गोल है। तो वैसे सिचुएशन में इवन दो कि मेरे को लॉस भी हो रहा है तो भी हम सप्लाई देंगे। लेकिन अगर गोल हमारा शॉर्ट रन है, सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है और निकल लेना है, तो वैसे स्थिति में हम लोअर प्राइस पे सप्लाई हायर नहीं दे सकते। ओके, अगेन नंबर ऑफ द फर्म इन द मार्केट। अब भाई बात साफ है कि अगर बिजनेस में जिस कमोडिटी का बिजनेस आप देख रहे हो, कर रहे हो, आप 2-4 सेलर ही हो तो सप्लाई कम होगी, लेकिन अगर 20-40 सेलर हो तो सप्लाई ज्यादा होगी। तो डिपेंड करता है कि मार्केट में कितने सेलर हैं, नंबर ऑफ फर्म कितने हैं। लार्जर द फर्म, लार्जर वुड बी द सप्लाई, स्मॉलर द फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स, लो वुड बी द सप्लाई। ओके, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स भी बहुत कारगर है। अब डिजास्टर हो जाए कहीं पे, अभी कुछ दिनों पहले कहीं किसी जगह पे सुना कि जापान में सुनामी आई, बुरी तरह से तबाही मच गई वहां पे, तो जाहिर है कि वैसे में सप्लाई तो रिस्ट्रिक्ट होना ही है। और यदि फेवरेबल क्लाइमेट हो, फेवरेबल वेदर कंडीशन हो,
सब कुछ फेवरेबल हो तो प्रोडक्टिविटी नॉर्मल से ज़्यादा भी हो जाती है। अपने कंट्री की बात करें तो अपने कंट्री में होता यूँ है कि अगर मॉडरेट रेन होगी, पर्याप्त वर्षा होगी तो हमारे देश में उपज ज़्यादा होती है, सप्लाई बढ़ी हुई होती है। ऑन द कंट्री सूखा पड़े या बाढ़ आता रहे, किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं पे सूखा पड़ गया, दोनों तरफ कचरा करके रख गए, तो वैसी स्थिति में प्रोडक्टिविटी लो होती है और सप्लाई आप स्ट्रेच कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल फैक्टर पे भी बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स सच एज फॉरेन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, इन सब बातों का भी असर बिल्कुल पड़ता है सप्लाई पे। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशंस यानी कि वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज अगर डेवलप्ड हो, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की चीजें, वाटर सप्लाई, इस तरह की चीजें अगर पर्याप्त मात्रा में हो और समुचित उसकी व्यवस्था हो तो सप्लाई बेटर होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वीक हो तो सप्लाई लो होगी। ये बट नेचुरल बात है। गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी का भी असर सप्लाई पे पड़ता है। फेवरेबल फॉरेन पॉलिसी होगी तो सप्लाई ग्रेटर होगा, अनफेवरेबल पॉलिसी होगी सप्लाई लोअर होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमने जो प्लांट लगा रखा है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट एक दिन की है, तो डेफिनेटली 1 लाख यूनिट एक दिन में निकाला जा सकता है। लेकिन हमारा जो कंपटीटर है उसने बना रखा है, उसने जो प्लांट लगा रखा है उसका लार्ज प्लांट है और इंपोर्टेड प्लांट है और बहुत हाई कैपेसिटी वाला प्लांट है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक दिन की 10 लाख है, तो वो 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। और हमने अगर उससे कंपीट करना है और हमने भी 10 लाख यूनिट पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला प्लांट इंस्टॉल कर लिया अपने यहाँ, तो जाहिर है मार्केट में सप्लाई बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये डिपेंड करती है अपनी कैपेसिटी पे। और दूसरा की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे भी बात डिपेंड करती है कि कैपेसिटी तो है 10 लाख यूनिट पर डे की, हम यूटिलाइज कितना कर रहे हैं उस पर भी सप्लाई डिपेंड करेगी। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में भी सप्लाई असर डालती है। वेल, आइए अब हम लोग सप्लाई के जो बेसिक इंट्रोडक्शन बातें थी उनसे हटे और आ जाएं इस मुद्दे पर, व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई। इस सेगमेंट में आप देखेंगे कि क्या क्या बातें आपको करनी है, क्या क्या आपको सीखना है। यहाँ जो था, इधर जो बातें हमने करी हैं वो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई एंड स्टॉक में डिफरेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आई होप कि आपने इधर की बातों को लिख लिया होगा, साथ साथ लिख रहे होंगे। अब इधर भी आप आ जाओ और इधर से भी आप लिखना शुरू करोगे। द लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या सजेस्ट करता है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इफ अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड और सेटरिस पैरिबस। यदि अन्य बातें समान हो तो मूल्य में वृद्धि सप्लाई में वृद्धि लाएगी और इसके विपरीत बात होगी। अन्य बातें समान हो का मतलब क्या है? यही सारी बातें कांस्टेंट हो तो हायर प्राइस पे प्रोड्यूसर हायर सप्लाई करेगा, लोअर प्राइस हो तो लोअर सप्लाई करेगा। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए एक काल्पनिक सप्लाई शेड्यूल हमने ले रखा है यहाँ पे। प्राइस, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, ये सप्लाई शेड्यूल है। SS इट मींस सप्लाई शेड्यूल। और यहां आप देखें तो प्राइस 5, 10, 15 और 20, ये सप्लाई शेड्यूल इंडिविजुअल भी हो सकता है और ये सप्लाई शेड्यूल मार्केट भी हो सकता है। ओके, तो 5 रुपए प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाइड 50, 10 रुपए प्राइस हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड 100, 15 रुपए प्राइस हुए, क्वांटिटी सप्लाइड 150, 20 रुपए प्राइस हुए, क्वांटिटी सप्लाइड 200। ओके, वेल, तो अगर इस सप्लाई शेड्यूल को एक शेप दिया जाए और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा जाए तो क्या आएगा? 5 पे 50, 50, 100, 150 एंड 200। 5 पे 50, 10 पे 100, 15 पे 150 और 20 पे 200। ये अपने पास आ गया एक सप्लाई कर्व। दिस इज सप्लाई कर्व, SS। ये सप्लाई कर्व है और इस सप्लाई कर्व का आप देख रहे होंगे शेप की पॉजिटिव शेप, पॉजिटिव स्लोप है, मूविंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। और हमने प्रीवियस क्लासेस में कर्व्स की बात की थी कि कर्व्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं और वो डिफरेंट शेप्स ऑफ द कर्व्स हैं, उनका अपना एक अलग मीनिंग निकल कर आता है और क्यों ऐसा होता है। यहाँ चूंकि रिलेशनशिप क्या है कि एक वेरिएबल जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो है प्राइस,
एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो दोनों का जो रिलेशनशिप है ये 5 से 10 की तरफ जा रहा है, तो ये भी 50 से 100 की तरफ आ रहा है। ये 10 से 15 की तरफ जा रहा है, तो ये भी 100 से 150 की तरफ आ रहा है। और ये भी 15 से 20 की तरफ प्राइस जा रहा है, तो ये 150 से 200 की तरफ आ रहा है। दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि दो वेरिएबल हमने ग्राफ पे प्रेजेंट करने थे और दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो जो हमें कर्व प्राप्त होगा वो पॉजिटिव स्लोप कर्व होगा। इजंट इट? ओके, नाउ अब कुछ इस बात पे भी लाइट थ्रो करने की जरूरत है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के अपवाद कौन कौन से हैं? पेरिसेबल गुड्स, सड़ने गलने वाली वस्तुएं। सड़ने गलने वाली वस्तुओं के साथ क्या होता है? जो वस्तुएं पेरिसेबल नेचर की होती हैं कि आज यदि बिक गई तो ठीक है, नहीं तो कल वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी, बेकार हो जाएंगी वो गुड्स। तो वैसी कमोडिटी का प्राइस अगर लो भी हो जाए तो प्रोड्यूसर बेचना चाहेगा, वो किसी भी कीमत पे आज वो बेचना चाहेगा, नहीं तो कल उसे कोई भाव मिलने वाला नहीं, फेंकना पड़ेगा। तो इस तरह की कमोडिटीज जो होती हैं वो पेरिसेबल गुड्स कहलाती हैं और मोस्टली ये ईटेबल्स होते हैं। तो इस तरीके की कमोडिटीज को के संदर्भ में हमें लॉ ऑफ सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा कि हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर प्राइस पे भी हायर सप्लाई हो सकता है। एग्रीकल्चरल गुड्स, तो कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स भी ऐसे हैं जिनकी हायर प्राइस पे हायर सप्लाई हो, ये जरूरी नहीं है। लोअर प्राइस पे भी हायर सप्लाई होता है और जनरली हम लोगों ने देखा है इन चीज़ों को। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सड़कों पे टमाटर लोग फेंक रहे थे, तो पंजाब में आलू की उपज हुई तो किसान लोग आलू का दाम नहीं मिल पाने की वजह से, फेयर प्राइस नहीं मिल पाने की वजह से सड़क पे ही आलू बिछा के बैठ गए थे। तो ऐसा हो क्यों रहा था? कारण क्या था उसका? उनकी उपज तो हो गई, उपज हो गई, प्रोडक्ट प्रोड्यूस तैयार है, लेकिन अब वो मार्केट में जब बेचने जा रहे तो उनको वो प्राइस नहीं मिल पा रही है। अब वो स्टॉक करके रख नहीं सकते उन चीजों को, स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगा उनका और वो उनके लिए और डेवास्टेटिंग होगा। तो जो भी बायर वो करेंगे कम मिलेगा आपको, आप बेचो तो ठीक है, नहीं बेचो तो लेके जाओ अपना, सड़ा लो आप अपनी आलू। तो मजबूरी में उनको बेचना पड़ रहा है कम कीमत में। तो कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, रेयर गुड्स जो दुर्लभ वस्तुएं मिलेंगी ही नहीं, तो आप सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते उनकी। दुर्लभ वस्तु है ही है तो उसकी सप्लाई आप किसी भी हायर प्राइस पे, कितना भी हायर प्राइस को दे दे तो सप्लाई बढ़ेगा कहां से उसका? तो रेयर है। सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर की सप्लाई भी हम लोग हायर प्राइस पे बढ़ा नहीं सकते, लोअर प्राइस पे घटा नहीं सकते। जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो क्यों ऐसा है, उसका रीजन है एक, वो भी आप लोगों को जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। सपोज कि वर्कर ए है और वो आज काम पे निकला है, ओके, और जब वो काम पे निकला तो ये सोचा कि आज की मजदूरी उसे 500 रुपये मिलेगी और आज उसे काम नहीं मिला, तो क्या वो दूसरे दिन 500 रुपये, वो वही कल वाला और आज वाला दोनों दिन के वो 1000 रुपये मजदूरी अर्न करके घर जा सकता है दूसरे दिन? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा उस लेबरर के साथ कि यदि 500 रुपये में उसने काम सोचकर घर से कदम बढ़ाया था और कोई भी बंदा उसे कहे कि भैया आपको 300 रुपये मिलेंगे, करोगे काम मेरे पास? वो देख रहा है कि कहीं नहीं काम मिलेगा, उससे बेटर है कि 300 रुपये लेके जाया जाए, कर लिया जाए काम। तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे कि सप्लाई ऑफ लेबर, आप लेबर हो और एक दिन का जो आप स्टोर करके रख सकते हैं अगर अपने लेबर को, तो दूसरे दिन आप सप्लाई बढ़ा सकते थे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन काम अगर नहीं किए तो दूसरे दिन आप उसकी सप्लाई बढ़ा सको, हायर प्राइस आपको मिल जाए तो भी। एक लेबर को अगर 1000 के बजाय 2000 मजदूरी दे दी जाए तो क्या वो दुगना काम कर देगा कंसिस्टेंट बेसिस पे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो लेबर की सप्लाई हायर प्राइस पे भी लेबर की सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती और इसीलिए इसका जो कर्व होता है, सप्लाई ऑफ लेबर कर्व जो है, वो आप लोग उसको बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करा जाएगा। अभी फिलहाल इस पे आएंगे, बाद में बात करेंगे सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर के संदर्भ में डिटेल में बात बाद में की जाएगी। अभी आप देखें यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई दो तरीके से है, एक मूवमेंट इन सप्लाई का, दूसरा शिफ्ट इन सप्लाई। मूवमेंट इन सप्लाई क्या है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेज। ओके,
मूवमेंट इन सप्लाई कर्व यही कहा जा रहा है कि सप्लाई में चेंजेस किस वजह से हो रही है, कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से। अब सवाल यह है कि यहां देखा जाए, हम इसे ले लें बेस P, P1, S1, P एंड P1, सॉरी P2। P2 प्राइस पे सप्लाई ये आ गया, P प्राइस था तो सप्लाई ये था, प्राइस P1 की तरफ मूव करा तो सप्लाई यहां था। ओके, कहने का मतलब यह है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया तो सप्लाई भी ऊपर की तरफ गया, भागा। प्राइस नीचे की तरफ आया, यहां से हम ऊपर देखें ये, और यहां से नीचे देखें ये, इसको आप मिड पॉइंट मान लें, बेस मान लें। तो प्राइस जब नीचे जा रहा है तो सप्लाई भी हमारा डिक्रीज कर रहा है, और प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो सप्लाई भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो अभी जो सप्लाई कर्व मिली है हमें इस पॉइंट से, ये मूवमेंट किस दिशा में जा रहा है और ये मूवमेंट किस दिशा में आ रहा है। इस मूवमेंट को हम लोग नाम दे सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। तो अपवर्ड मूवमेंट जो सप्लाई कर्व की है उसे हम लोग इंक्रीज इन सप्लाई कह सकते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये अपवर्ड मूवमेंट इधर की तरफ जा रहा था और डाउनवर्ड मूवमेंट यहां से देखें तो इस डाउनवर्ड मूवमेंट को, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व डिक्रीज इन सप्लाई, ये डिक्रीज इन सप्लाई कहलाएगा। ओके, तो इसका बेसिक बात यही है और कुछ खास नहीं है। अभी हम लोग इस पॉइंट पे भी बात करेंगे, और इधर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की जब बात की जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। फैक्टर्स अदर देन प्राइस वो सारे जो हमने इस सेगमेंट में लिख रखा है। अब देखें यहां ये भी बेस है कि प्राइस P था और सप्लाई Q या S जो भी हो, यहां पे S प्राइस P तो क्वांटिटी ये Q, ठीक है। प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी आपकी भाग गई आगे की तरफ, ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट कहलाएगा। दिस वन विल बी कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। और यदि प्राइस वही हो और क्वांटिटी सप्लाइड रिड्यूस हो जाए, दिस वन इधर आ जाए Q, तो ये कहलाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ये जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है ये डिक्रीज की तरफ इशारा कर रहा है और राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज की तरफ इशारा कर रहा है। अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट आप यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी देख सकते हो। इस इंक्रीज को एक नाम दिया जा सकता है एक्सपेंशन, और डिक्रीज को नाम दिया जा सकता है कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट को आप कहोगे इंक्रीज और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को कहोगे आप डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज इधर का कॉन्सेप्ट है और यहाँ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखने में तो साफ है कि आपका सप्लाई पहले से मान लो यहाँ 100 यूनिट था, 150 था, तो इंक्रीज तो सप्लाई का हुआ ही है। यहाँ भी आपका सप्लाई क्वांटिटी अगर 100 था और इधर की तरफ मूव किया तो वो 150 का हुआ है, तो वो तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, ठीक है। बट दिस टर्म इज यूज्ड एक्सपेंशन हियर एंड कॉन्ट्रैक्शन इज यूज्ड हियर। Contraction in supply, expansion and contraction, and this one is increase or decrease. Well, अभी बात करनी है हमें why does the law of supply apply? Law of supply लागू क्यों होता है, कारण क्या है इसके पीछे। तो आगे का कंसेप्ट है ये, थोड़ा सा आगे आप लोग इस बात को पढ़ोगे, जानोगे। मोस्ट प्रोबेबली आपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि एक प्रोड्यूसर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाता जाता है
प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो उसको रिटर्न जो आउटपुट जो आना शुरू होता है वो आउटपुट डिक्लाइन करना शुरू होता है और कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू होता है। इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑपरेट्स। तो लागत उसकी बढ़ते जाती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते चला जाता है तो आउटपुट तो रिड्यूस होता ही है, लेकिन इसके विपरीत दूसरा चीज होना शुरू होता है कि कॉस्टिंग बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक प्रोड्यूसर से यदि हम ये उम्मीद लगाएं कि वो हायर सप्लाई देगा तो हमें प्राइस भी हायर देना होगा, और जब तक हायर प्राइस नहीं होगा वो हायर सप्लाई देने की स्थिति में नहीं आएगा। आइए देखते हैं, बस इस बात को आप नोट कर लें। व्हाई डज द लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई? जवाब है एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट, पहली बात। दूसरी बात, द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट हायर सेलिंग प्राइस बाय सेलिंग मोर। तो वो ज्यादा बेचना चाहता है और वो हायर प्राइस पे ही ज्यादा बेचना चाहेगा, लोअर प्राइस पे वो ज्यादा नहीं बेचना चाहेगा। अगर उसको मुनाफा ज्यादा करना है तो वो ज्यादा प्राइस मिलेगा तभी वो ज्यादा बेचना चाहेगा, अदरवाइज लोअर प्राइस पे वो ज्यादा बेचने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक फैक्ट क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के अप्लाई होने के पीछे? कि लॉ ऑफ सप्लाई इज एप्लीकेबल ओनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो मेरे ख्याल से आपको ये सप्लाई का कंसेप्ट, ठीक है, ये इंटायर सप्लाई का कंसेप्ट है। हम लोगों ने अभी एक सेगमेंट पे और बात करनी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये तो सप्लाई का कंसेप्ट है कि सप्लाई क्या है, सप्लाई स्टॉक में डिफरेंसेस क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन कौन से हैं, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई शेड्यूल और सभी इंडिविजुअल फर्म्स की सप्लाई शेड्यूल्स को जोड़ दिया जाए तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाता है, और हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व भी बना सकते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या है वो भी हमने देखा। चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, फैक्टर्स अदर देन प्राइस हमने देखा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट देखा, और राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखा। सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई लागू क्यों होता है ये देखा। तो आई होप कि आप इन सारी चीजों को लिख चुके होंगे और सारी बातें आपके जहन में बिल्कुल फिट हो चुकी होंगी। इस कंसेप्ट में कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। आई होप कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। और हम लोग अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देन वी विल डिस्कस इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस का व्हाटएवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करें फटाफट। आप इसे प्लीज बिल्कुल उस तरीके से करने की नोट करना आसान हो जाए। एक यहाँ पे पॉज दे दें और हमें भी एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, और उस ब्रेक के बाद हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे डिस्कस करेंगे। जस्ट चिल। थैंक्स।